हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों जैसा कि हमने पहले लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में 3 जो है थ्योरी के पार्ट हमने एनालिसिस किए थे साथियों। और उसी क्रम में आज जो है हम पुस्तकालय सूचना विज्ञान के फाउंडेशन यानी उसकी नींव के बारे में जो है आगे बात करेंगे साथियों। एक बार वीडियो ज़रूर आपको कंप्लीट देखना है ना। आपको पता ही है हम शुरुआत बिल्कुल अच्छे यानी बिल्कुल लो लेवल से करके और आपको जो डेप्थ तक पहुंचाना है साथियों, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, है ना साथियों। तो देखो, सबसे पहले पुस्तकालय सूचना विज्ञान की नींव की बात करें तो सबसे पहले अब बात करते हैं पुस्तकालय शब्द की। तो पुस्तकालय शब्द कहाँ से आया साथियों, सबसे पहले कहाँ से प्रयोग हुआ, कहाँ से आया, तो ये मैंने पहले बता दिया था। सर्वप्रथम जो हमारा वीडियो उसमें आप देख सकते हैं इसके बारे में, है ना। तो आगे बात करते हैं पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था साथियों, तो 1374 में, है ना। अगर एग्जाम में पुटअप होता है कि पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ और कब हुआ, तो 1374 में। और कहाँ हुआ, तो जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है साथियों उसके अंदर पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो यह आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करें साथियों, तो पुस्तकालय विज्ञान, अब पुस्तकालय शब्द की बात कर ली, उसके बाद में पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस शब्द। तो लाइब्रेरी साइंस शब्द जो है साथियों सबसे पहले सर्वप्रथम 1808 में, है ना। कब है, 1808 में। कई जगह आपको 1880 लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत होगा और इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1808, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ईस्वी में मार्टिन स्ट्रेंजर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर इसको जो है पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों कि पुस्तकालय विज्ञान का व्यापक रूप से जो है हमारे लाइब्रेरी फील्ड में प्रयोग कब हुआ। तो पुस्तकालय विज्ञान जो शब्द है साथियों उसका व्यापक प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने उनके जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 उत्तर है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था साथियों, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि व्यापक तौर पे अगर पूछा जाए पुस्तकालय विज्ञान का व्यापक रूप से प्रयोग किसने किया था, तो एस.आर. रंगनाथन ने सर्वप्रथम किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये नॉट ओनली भारत की बात हो रही साथियों, विश्व की बात हो रही है ना। ये इसको आप ऐसे मत लेना कि रंगनाथन ने भारत में सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयोग, नहीं, पूरे विश्व की बात हो रही। विश्व में सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयोग ऐसा रंगनाथन ने ही किया था साथियों, है ना। आगे देखो, बात करें तो पुस्तकालय शब्द का प्रयोग विभिन्न भाषाओं में, है ना। साथियों एक क्वेश्चन आपके उठ रहा होगा कि सर अगर पुस्तकालय विज्ञान का शब्द का व्यापक प्रयोग पुस्तकालय फील्ड में एस.आर. रंगनाथन जी ने किया, तो इससे पहले मेलविल डेवी वगैरह ने क्या किया। तो साथियों जो मेलविल डेवी जी ने थे वो लाइब्रेरी इकोनॉमी वर्ड इसकी जगह यूज में लिए थे, क्या, लाइब्रेरी इकोनॉमी, है ना। तो ये ध्यान रखना, पुस्तकालय विज्ञान शब्द जो है कहाँ से आया था, एस.आर. रंगनाथन जी ने सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयोग किया था। उसके बाद में ही लाइब्रेरी साइंस में सब जगह पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग होने लग गया था साथियों। आगे बात करें साथियों, तो जो लाइब्रेरी शब्द आपका, उस शब्द का प्रयोग विभिन्न भाषाओं में किस किस रूप में होता है साथियों। तो देखो, सबसे पहले अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में लाइब्रेरी शब्द, जो हमारा पुस्तकालय शब्द है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी शब्द। तो साथियों मैंने एक पहले भी पेपर एनालिसिस करवाया था, तो आई थिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ाया था उसके अंदर पूछा था कि जो पुस्तकालय शब्द है, जो आपका लाइब्रेरी शब्द पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से पुस्तकालय बना है, तो लाइब्रेरी शब्द कौन सी भाषा का है साथियों, है ना। तो उसमें कई बच्चों का आंसर मैक्सिमम यही आया था कि सर ये किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का बताया था लोगों ने, लैटिन भाषा का। जबकि साथियों वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपने अगर एग्ज़ाम के अंदर लैटिन कर दिया तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी जो शब्द है साथियों वो अंग्रेजी भाषा का है, न कि लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से जरूर इसका निर्माण हुआ है लाइब्रेरी शब्द का। बाकी अगर लाइब्रेरी शब्द की बात करें तो ये कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, गलत नहीं करना। मुझे पता है इसको अगर ये लाइब्रेरी शब्द पूछ लेते एग्ज़ाम में तो आप सब लोग इसको लैटिन करके आते, जबकि लैटिन इसका आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, अंग्रेजी, है ना। तो इंग्लिश का ये वर्ड है लाइब्रेरी, ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आप सबको पता है पुस्तकालय भी कह सकते हैं इसको और वाचनालय भी इसको हम कह सकते हैं। तो साथियों देखो, जर्मन में बिब्लियोथेक, स्पेनिश में बिब्लियोटेका, फ्रेंच में बिब्लियोथेक्यू और इटालियन में बिब्लियोटेका और रशियन में बिब्लियोटेक। तो साथियों सबसे पहले तो ध्यान रखना कि सबसे जो
वर्ड सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले फ्रेंच में है ना। फ्रेंच फ्रांस भाषा का, फ्रेंच है ना, फ्रेंच भाषा का, फ्रांस में जो भाषा यूज में ली जाती है वह फ्रेंच है ना। तो फ्रांस की बात करें या फ्रेंच की, तो फ्रेंच इसमें र आ रहा है, तो र और किसी में नहीं आ रहा, और यहाँ पे क्यू आ रहा है, ये ध्यान रखना है ना। तो क्यू भी केवल इसी में आ रहा है, तो र भी इसी में आ रहा है ना। ये नीचे की तरफ र बनता है और नीचे की तरफ क्यू बनता है ना। तो ध्यान रखना फ्रेंच का बिब्लियोथेक्यू है ना। वहीं अगर सबसे दूसरी बात करें तो सबसे छोटा जो वर्ड है रूस, तो यहाँ भी सबसे छोटा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, बिब्लियोटेक के लिए है ना। तो ध्यान रखना इसके आगे पीछे कुछ नहीं, बिब्लियोटेक सबसे छोटा, यानी ई और के, टी के बाद में ई और के दो ही वर्ड आ रहे हैं, वहीं रूस में भी दो ही वर्ड आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ याद रह जाएगी। उसके बाद में हमारे को तीन, इसके अलावा जो है इटालियन का ध्यान रखना साथियों। इटालियन में TECA डायरेक्ट क्या आ जाएगा, TECA है ना, टेका। इटालियन में क्या आ जाएगा, टेका। वहीं अगर जर्मनी की और स्पेनिश की बात करें तो इनमें क्या आ रहा है, एच है ना। इनमें क्या आ रहा है, एच, एस एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है CK है ना, जर्मनी में CK आ रहा है और स्पेनिश में CA आ रहा है, बस यही फ़र्क है। स्पेनिश में A ज़्यादा आ रहा है और जर्मनी में K और आ रहा है ना। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब आपको याद रखना है किस तरीके से आप याद रखते हैं साथियों, है ना। आगे बात करें हम, तो आगे देखो, विश्व में सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान का पहला विद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कहाँ पे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कब, 1887 में। किसके प्रयासों से, मेलविल डेवी के प्रयासों से स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से प्रारंभ किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में जो है सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस का स्कूल कहाँ पे, तो यह है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और कब, तो 1887 में, और किसके द्वारा, तो मेलविल डेवी के द्वारा। तो तीनों तरीके से आपको याद रखना है। और अगर कई बार इसका नाम भी पूछ लेता है कि उस स्कूल का नाम क्या था, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी उसका एग्जैक्ट नाम था। तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखना है साथियों। वहीं अगर बात करें आगे, तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय है ना, ये आपको ध्यान रखना साथियों, है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर देता है सियाजीराव गायकवाड़ प्रथम, सियाजीराव गायकवाड़ द्वितीय और सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। तो तृतीय के प्रयासों से, किसके, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के प्रयासों से 1910 में शुरू हुआ था, है ना। तो अगर भारत में पुस्तकालय आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले 1910 में किसके प्रयासों से, सियाजीराव गायकवाड़ के प्रयासों से। और किसने शुरुआत की थी, W.A. बोर्डन ने, है ना, के द्वारा 1910-11 में पहला पुस्तकालय पाठ्यक्रम जो है शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 1910-11 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पुस्तकालय आंदोलन की बात करें तो 1910 में शुरू हुआ था और पहला पाठ्यक्रम 1910-11 में। एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा आंसर होगा साथी, इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन में 11-12 मिले तो वो गलत हो जाएगा। वहीं अगर आंदोलन की बात करें, आंदोलन में ऑप्शन में 10 भी हो और 11 भी हो तो 11 वाला गलत हो जाएगा। 10 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था और शिक्षा प्रारंभ हुई थी 10-11 में, है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा आपको ध्यान रखना है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें साथियों, तो 1915-16 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में एडी डिकिंसन ने पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर का प्रकाशन किया। वहीं अगर बात करें तो पुस्तकालयों के विकास में विश्व में, या विश्व की बात करें दो अग्रणी देश, तो विश्व में दो अग्रणी देशों की बात करें तो पहला है UK और दूसरा कौन सा है, USA। तो आपको एग्जैक्ट ऐसे कैसे ध्यान में रखना है कि विश्व में सबसे अधिक, है ना, सबसे पहले और सबसे अधिक के जो है पुस्तकालयों के विकास में अग्रणी कौन से देश थे, तो UK और USA सबसे ज़्यादा अग्रणी देश थे साथियों, है ना। अब इन अग्रणी देशों के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे साथियों UK में पुस्तकालयों के विकास की, है ना। UK में पुस्तकालयों के विकास की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। तो सबसे पहले बात करें UK की, तो UK में पुस्तकालय के प्रकार हैं, जिसमें एक प्रकार है मोनास्टिक लाइब्रेरीज, है ना, मोनास्टिक लाइब्रेरीज। तो मोनास्टिक लाइब्रेरीज के बारे में देखेंगे साथियों। तो मोनास्टिक लाइब्रेरी एक तो क्या होता है कि ये जो मठ होते हैं ना, मठ आपने नाम सुना है,
जो मठ पुस्तकालय होते हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनास्टिक, है ना। तो मोनास्टिक लाइब्रेरी, जो मठों में लाइब्रेरी चलती थी उसको हम मोनास्टिक लाइब्रेरी कहते हैं। मठ क्या होते हैं, एक धर्म के धार्मिक केंद्र होते हैं साथियों मठ, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, मठ क्या होते हैं, एक धार्मिक केंद्र है। तो उन धार्मिक केंद्रों के अंदर जो लाइब्रेरी चलती थी उनको हम मोनास्टिक लाइब्रेरीज कहते थे साथियों, है ना। तो देखो इसके बारे में बात करें तो हेनरी अष्टम, यहाँ किसकी बात हो रही है, हेनरी अष्टम। तो उनके समय में लगभग सभी मोनास्टिक पुस्तकालय यानी इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड में थे वो बंद कर दिए गए थे, जिसमें यानी जो हेनरी अष्टम का कार्यकाल था उसमें इंग्लैंड के सारे मोनास्टिक लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पेरिस के सभी पुस्तकालय विकसित हुए थे साथियों, है ना। तो पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में, है ना। तो ध्यान रखना, हम यूके की बात हो रही है, यूके के अंदर जो है इंग्लैंड के पुस्तकालय तो बंद हो गए थे और फ्रांस के जो पेरिस है उसके सभी पुस्तकालय विकसित हुए थे, है ना। क्योंकि यहाँ के बंद हो गए तो वहाँ पे क्या हुआ, उन पुस्तकालयों पे विशेष ध्यान दिया गया और उनका विकास हुआ। आगे देखो साथियों, एक व्यक्ति जो प्रमुख है पेरिस पुस्तकालय के विकास से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा है, डॉक्टर थॉमस ब्रे, है ना। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथियों कि एक कौन सा व्यक्ति है जो पेरिस के पुस्तकालयों के विकास से प्रमुख योगदान या डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर थॉमस ब्रे, है ना। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर कहोगे कि सर हमने ये नाम तो सुना ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो ये आपको याद रखना है साथियों। वहीं आगे बात करें साथियों, दो प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकालय जो आग से नष्ट हुए, तो ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यूके की, है ना। ये ध्यान में रखना, अभी किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम के दो प्रमुख पुस्तकालय जो आग लगने से नष्ट हुए थे साथियों, पहला तो है सेंट पॉल और दूसरा कौन सा है, लिंकॉलन, है ना। तो इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। आगे बात करें साथियों तो सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरीज एंड सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, कौन सी, सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरीज और सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज की हम बात करेंगे साथियों। तो देखो सबसे पहले सैमुअल जॉनसन के शब्दों में इंग्लैंड में ए नेशन ऑफ रीडर्स बन गया था, है ना। तो सैमुअल जॉनसन ने ये कहा है अपने शब्दों में कि इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड जो देश है वह क्या है, ए नेशन ऑफ रीडर यानी पाठकों का एक राष्ट्र है। किसका, पाठकों का एक राष्ट्र। इंग्लैंड के लिए क्या कहा साथियों सैमुअल जॉनसन ने, तो यह क्या है, पाठकों का एक राष्ट्र है। तो यह आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो यह कि किसने कहा है कि इंग्लैंड एक ए नेशन ऑफ रीडर्स है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सैमुअल जॉनसन के शब्दों में इंग्लैंड को क्या कहा गया है। तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि सैमुअल जॉनसन के शब्दों में ए नेशन ऑफ रीडर्स किस देश को कहा गया है, तो वह इंग्लैंड के लिए कहा गया है। तो आपको हर तरीके से एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों, सब्सक्रिप्शन पुस्तकालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो सब्सक्रिप्शन पुस्तकालयों की अगर हम बात करें तो इनको कितने वर्ग क्लासेज में कितने वर्गों में बांटा गया है साथियों, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग कौन कौन से हैं, प्राइवेट सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी, बुक क्लब्स और कमर्शियल सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज। तो इन 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरीज को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। वो कौन कौन से हैं, प्राइवेट सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी, बुक क्लब्स और कमर्शियल सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, ये 3 इसके वर्ग हैं। आगे बात करें साथियों तो सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी जो है 1801 में 8000 पुस्तकों के साथ लिवरपूल लाइब्रेरी बनी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि लिवरपूल लाइब्रेरी है ना, कौन सी, लिवरपूल लाइब्रेरी। तो आपको पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी 1801 में कौन सी बनी थी, लिवरपूल लाइब्रेरी, जिसमें 1800 वॉल्यूम्स थे, है ना। ये भी ध्यान रखना कितने वॉल्यूम्स थे, 1800 नहीं 8000। कब बनी थी, 1801 में। और किस प्रकार की ये लाइब्रेरी बनी थी, सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी, है ना। आगे बात करें साथियों तो लंदन लाइब्रेरी की, लंदन लाइब्रेरी की स्थापना 1841 में हुई थी साथियों। थॉमस कार्लाइल ने, किसने, थॉमस कार्लाइल ने के प्रयासों से, किसके प्रयासों से, थॉमस कार्लाइल के, है ना। तो ये भी आपको जो है नोट डाउन करना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाना वाला प्रश्न है, थॉमस कार्लाइल
लायले, है ना। तो इसको भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसका नाम आप याद कर लेना, थॉमस कार्लाइल। और 1841 में लंदन लाइब्रेरी के प्रयासों से हुई थी, जिसमें वर्तमान में 7 लाख से अधिक संख्या में ग्रंथ हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कितने ग्रंथ है इसमें, 7 लाख से ज़्यादा जो है, 7 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम सभी वर्तमान में है ना, लंदन लाइब्रेरी में। ये वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पे। और इसकी स्थापना 1841 में किसके प्रयासों से, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें साथियों, बुक क्लब्स डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी। तो एक तो होती है बुक क्लब्स, अभी हमने देखा था 3 प्रकार के, है ना, सब्सक्रिप्शन। और किस प्रकार से हैं सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी से, ये पृथक किस प्रकार से हैं वो हमें ध्यान रखना है। 3 प्रकार से हम इनको पृथक कर सकते हैं साथियों। सबसे पहला क्या है, द मेंबरशिप ऑफ बुक क्लब वाज स्मॉल। तो जो मेंबरशिप होती है बुक क्लब की, वह सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग क्या है, स्मॉल होती है साथियों। ये आपको एग्जैक्ट ऐसे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इसको डाला है। नेक्स्ट है, नो अटेम्प्ट वर मेड टू बिल्ड ए परमानेंट कलेक्शन, यानी कि जो बुक क्लब होते हैं वो नहीं करते हैं निर्माण किसका, मेड ए परमानेंट कलेक्शन का, परमानेंट संग्रह का निर्माण नहीं करते हैं साथियों। कौन, बुक क्लब, है ना। वहीं सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरीज में परमानेंट कलेक्शन का निर्माण हो सकता है साथियों। आगे बात करें साथियों, तो द क्लब्स सर्व्ड एज ए सोशल एंड लिटरेरी ग्रुप। तो जो क्लब होते हैं वो किस तरह से सामाजिक और साहित्यिक ग्रुप के रूप में जो है सर्व करते हैं साथियों। तो ये तीनों जो डिफरेंट है तीनों में, वह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से ये इनका डिफरेंट है, दोनों में क्या अंतर है ना। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है साथियों। वहीं आगे बात करें तो प्रथम सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी एडिनबर्ग में, कहाँ पे, एडिनबर्ग में 1725 में प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता एलन रामसाय द्वारा स्थापित की गई थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि पहली सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी किसके द्वारा, कहाँ पे और कब। तो किसके द्वारा, एलन रामसाय के द्वारा, कहाँ पे, एडिनबर्ग में, और कब, तो 1725 में। प्रसिद्ध, ये कहते हैं एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता, बाकी ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा किसके द्वारा, एलन रामसाय के द्वारा, कहाँ पे, एडिनबर्ग में, और कब, तो 1725 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात कर रहे हैं साथियों, तो यूके में पुस्तकालय विधान, है ना, इसकी बात हो रही है। यूके में पुस्तकालय विधान की, एक्ट की, है ना, लाइब्रेरी एक्ट की, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो ब्रिटिश पुस्तकालय विकास के इतिहास में 14 अगस्त 1850 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। तो ध्यान रखना साथियों, कौन सा, 14 अगस्त 1850। और भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। यानी इस दिन से 15 अगस्त से एक दिन पहले, कितनी अगस्त को, 14 अगस्त को। वर्ष कौन सा है, 1850। तो 14 अगस्त 1850 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इस दिन ब्रिटिश पुस्तकालय कानून वास्तविकता में बना था, ना। जो ब्रिटिश लाइब्रेरी का कानून है वह लागू हुआ था उस कब, 14 अगस्त 1850 को। इस कानून को लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान, तो किसका योगदान था, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है साथियों। एग्जैक्ट ऐसे कैसे, ये 3 व्यक्तियों का प्रमुख रूप से इसमें योगदान था। पहले थे विलियम एवर्ट, दूसरे थे जोसेफ बर्दरटन। तो ये विलियम एवर्ट और जो जोसेफ बर्दरटन थे, ये तो थे क्या, एमपी, यानी एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये सांसद थे। आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोनों सांसद थे। ये कहाँ बैठते थे, ब्रिटेन की संसद में ये बैठते थे। और इन्होंने इस कानून को पास करवाने के लिए सरकार पे पूरा जोर लगाया था साथियों। तब जाके ब्रिटिश जो कानून है, ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट है, वह पारित हुआ था साथियों, है ना। तो इस तरीके से विलियम एवर्ट और जोसेफ बर्दरटन तो कौन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद थे। वहीं एडवर्ड एडवर्ड्स थे सहायक ब्रिटिश म्यूजियम, जो लाइब्रेरी के सेक्टर में जिन्होंने काम किया वो प्रमुख कौन थे एडवर्ड एडवर्ड्स। तो आपको कई बार जो है सिर्फ एक ऑप्शन में इनमें से एक ही देता है, कई बार एडवर्ड, तो वहाँ पे एडवर्ड बिल्कुल सही होगा। और अगर तीनों ऑप्शन में है तो ये तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट इसका आंसर होगा साथियों। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है किन किन का योगदान था, विलियम एवर्ट, जोसेफ बर्दरटन और एडवर्ड एडवर्ड्स का। वहीं अगर एडवर्ड की बात करें तो इनको आगे जाके लाइब्रेरियन बनाएंगे साथियों। अब आगे बात करते हैं, देखो एडवर्ड को
1850 में ही मैनचेस्टर पब्लिक लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बना दिया गया। तो एडवर्ड थे, इनका योगदान तो आपको पता ही, पढ़ लिया हमने। उसके बाद में इनको 1850 में जो मैनचेस्टर पब्लिक लाइब्रेरी है साथियों यूके की, उसका क्या बना दिया गया, लाइब्रेरियन भी इनको बना दिया गया। तो ध्यान रखना, मैनचेस्टर पब्लिक लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन 1850 में किसको बनाया, एडवर्ड्स को, है ना। आगे बात करें साथियों, तो एक नोट मैंने डाला है, देखते हैं इसमें क्या है। तो नोट 1850 में यह अधिनियम सफल नहीं होने पर इसमें 1855 में प्रथम संशोधन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1850 का जो ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट है साथियों, उसमें पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1855 में किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि यह जो 1850 का कानून था वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, इसी के कारण से इसमें संशोधन हुआ था पहला, और उसके बाद में लगातार कई बार इसमें संशोधन होता रहा था साथियों, है ना। आगे देखो साथियों, अब बात करते हैं एंड्रयू कार्नेगी की। उसी समय, किस समय, जब ये एक्ट पास हो गया उसके बाद में, है ना। एंड्रयू कार्नेगी की उदारता से सार्वजनिक पुस्तकालयों को एक बड़ा वरदान मिला। स्कॉटलैंड में जन्मे कौन, एंड्रयू कार्नेगी, और अमेरिका में बसे एंड्रयू कार्नेगी, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंड्रयू कार्नेगी, जिनको हम क्या कहते हैं, एक परोपकारी, ये एंड्रयू कार्नेगी का प्रोफेशन अगर पूछा जाए तो ये एक परोपकारी व्यक्ति थे। क्या थे, परोपकारी, यानी दूसरे के उपकार करने के लिए अपना जीवन, जिसने पूरा जीवन ही उसके लिए कुर्बान कर दिया, तो वो होते हैं परोपकारी इंसान। तो ये क्या थे, एक परोपकारी थे एंड्रयू कार्नेगी, कोई लाइब्रेरियन नहीं थे या फिर कोई जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या इस तरह के बड़े व्यक्ति नहीं थे, ये एक परोपकारी थे। और इनका व्यवसाय अगर पूछे साथियों, तो ये एक बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियल थे, है ना, आगे हम देखेंगे वो। तो देखो, एंड्रयू कार्नेगी एक परोपकारी थे कि उदारता से सार्वजनिक पुस्तकालयों को एक बड़ा वरदान मिला। स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ और अमेरिका में ये बस गए, है ना, अमेरिका में ये रहने लगे थे। अब एंड्रयू कार्नेगी एक उद्योगपति थे, है ना, क्या थे, उद्योगपति थे, इनका प्रोफेशन जो उद्योगपति थे। वैसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए, एंड्रयू कार्नेगी एक परोपकारी थे, है ना, और अगर इनका जो है प्रोफेशन पूछे तो वो उद्योगपति था, इनका प्रोफेशन क्या था, उद्योगपति, जिन्होंने पुस्तकालय भवनों हेतु 1900 से लेकर 1912 के अवधि में, यानी इन 12 वर्षों के अंदर 2 मिलियन पाउंड का डोनेशन किया था। तो साथियों, आप सोच सकते हो 2 मिलियन पाउंड कितना होता है, उसका इन्होंने क्या किया था, डोनेशन किया था। और किस लिए किया था साथियों, तो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स का निर्माण करने के लिए ही इन्होंने योगदान दिया था, न कि बुक्स वगैरह परचेज करने के लिए या कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए इन्होंने ये जो है डोनेशन नहीं दिया था साथियों। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो 2 मिलियन पाउंड का इन्होंने डोनेशन दिया था एंड्रयू कार्नेगी ने, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में दे दे कि पुस्तकालय भवन, फिर दूसरा ऑप्शन दे दे कि पुस्तकालय के जो कर्मचारी थे उनको सैलरी देने के लिए, तीसरा दे दे कि पुस्तकालय जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उन्होंने पुस्तक परचेज करने के लिए, और चौथा ऑप्शन दे दे उपरोक्त सभी। आप क्या करोगे, उपरोक्त सभी। मुझे पता है डायरेक्ट मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो उपरोक्त सभी करने वाले हैं, लेकिन उपरोक्त सभी इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। इन्होंने केवल और केवल पुस्तकालय भवनों के निर्माण हेतु ही डोनेशन दिया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। 1913 में कार्नेगी ने कार्नेगी यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट की स्थापना की। तो कार्नेगी यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट कब बना था, 1913 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब जो कुछ कमेटियां रही हैं इन पब्लिक लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनकी हम बात करते हैं यूके के अंदर, है ना। सबसे पहले अगर कमेटी देखें तो एडम्स कमेटी थी साथियों। कौन सी, एडम्स कमेटी थी। तो एडम्स कमेटी देखो 1915 में ये कमेटी पब्लिक लाइब्रेरी पर रिपोर्ट दी। 1915 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, किसके ऊपर, सार्वजनिक पुस्तकालयों के ऊपर, जिसमें पेनी रेट समाप्त करती गई। तो इससे जो कमेटी है इसका प्रतिफल क्या हुआ कि पेनी रेट जो लागू थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब साथियों एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये भी देखने को मिल सकता है कि पेनी रेट का संबंध किस कमेटी से है या कौन से जो है यूके से है या यूएसए से। तो इसका संबंध किससे है पेनी रेट का, तो इसका संबंध है पहले तो यूके, किससे है, यूके, न कि यूके यूएसए
या फिर रूस या फिर एशिया, किसी से संबंध नहीं है। किससे है? यूके से। पेनी रेट, दूसरी बात करें तो ये कौन सी कमेटी से संबंधित है? तो एडम्स कमेटी से ये है संबंधित है। तो पेनी रेट है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेनी रेट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि पेनी रेट कहाँ से आ गया। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आया? यहाँ से आया साथियों, है ना। कौन सी कमेटी? एडम्स कमेटी। और एडम्स कमेटी की रिपोर्ट 1915 में। और किससे संबंधित है? पब्लिक लाइब्रेरीज। साथियों, मैं एडम्स कमेटी की रिपोर्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइन में आपको इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना पड़े, और जो डायरेक्ट एग्जाम में पुटअप होने वाला मैटर है वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है, उसमें से आप काम की चीज़ मैंने छांटी है और उसको यहाँ नोट्स में उतारा है। तो आपको ध्यान यही रखना है साथियों कि आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना, और उसके बाद में आपके लिए कितना अच्छा डेटा लेके आ रहा हूँ। तो आप एक बार इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपको मैं अच्छा मटेरियल प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना, बाकी लोगों की तरह कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप कम से कम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर तो कर सकते हैं ना, इतना तो काम कर ही सकते हो यार, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आगे से आगे मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ लेके आऊँ। पहले ही टाइम मुझे बहुत कम मिल रहा है, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन तो क्लास ले पा रहा हूँ साथियों, क्योंकि ये जो नोट्स वगैरह तैयार करने में बहुत सारा समय लगता है। तो आप प्लीज़ अगर मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जितने ज़्यादा व्यूअर बढ़ेंगे उतना ही मुझे अपने आप को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए उतने ही जो है मनोभाव से जल्दी आपके लिए जो है वीडियो लेके आऊँगा साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों मिशेल रिपोर्ट की। किसकी? मिशेल एक कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट की। तो मिशेल कमेटी की रिपोर्ट 1924 में आई। ये भी पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित थी। इसका उद्देश्य था न्यू काउंटी सर्विस का विकास और पुस्तकालय समन्वय स्थापित करने हेतु, है ना। तो ध्यान रखना, न्यू काउंटी सर्विस का संबंध कौन सी कमेटी से था? मिशेल कमेटी से था 1924 में, जिसने रिपोर्ट दी किसके ऊपर? सार्वजनिक पुस्तकालयों पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है साथियों। अब बात करें कैन्यन रिपोर्ट की। तो कैन्यन रिपोर्ट 1924 में सार्वजनिक पुस्तकालयों पर, और ये यहाँ पे बात करें साथियों तो 1924 में कैन्यन कमेटी बैठी थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1927 में प्रस्तुत की थी। ये ध्यान में रखना, कैन्यन कमेटी की रिपोर्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये कमेटी 1924 में बैठी थी किस पे? सार्वजनिक पुस्तकालयों पे, और इसने अपनी रिपोर्ट 1927, तो डायरेक्ट एग्जाम में आता है कैन्यन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1927 में। कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं होना है। अब आगे बात करें मैककॉल्विन रिपोर्ट की। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है मैककॉल्विन रिपोर्ट, है ना। तो 1942 आपको ध्यान में रखना है। मैककॉल्विन ने कब जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 1942 के अंदर। और किससे संबंधित है? ये भी पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है साथियों। की स्थिति पर निराशाजनक रिपोर्ट प्रस्तुत। अब इन्होंने क्या किया है? मैककॉल्विन जो कमेटी थी साथियों, इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थिति है उस पर निराशाजनक यानी नेगेटिव रिपोर्ट इन्होंने की, जो है पब्लिक लाइब्रेरी की स्थिति बहुत ख़राब है, इस तरीके की इन्होंने रिपोर्ट जो है अपनी प्रस्तुत की थी, है ना। तो इन्होंने क्या क्या सिफारिश की वो इम्पोर्टेंट है साथियों, वो हम देखेंगे। पहली इनकी सिफारिश थी राष्ट्रव्यापी पुस्तकालय सेवा के प्रचार और रखरखाव के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी सिफारिश थी? कि राष्ट्रव्यापी पुस्तकालय सेवा के प्रचार और रखरखाव के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना करना। दूसरी इनकी रिपोर्ट थी विभाग भवनों और ऋणों के प्रस्तावों की जांच करेगा, पुस्तकों की आपूर्ति से संबंधित मानक तैयार करेगा और कर्मचारियों की योग्यता और वेतन तय करेगा। तो ये 2 रिपोर्ट हो चुकी है साथियों। तीसरी इनकी सिफारिश थी पुस्तकालयों को आवंटित अनुदान उच्च शिक्षा के मामले में समान होगा, है ना साथियों। ये 3 इनकी प्रमुख सिफारिशें थी। अब बात करते हैं, ये सिफारिशें आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्या है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसीलिए मैं इनकी जो इम्पोर्टेंट सिफारिशें थी, क्योंकि बाकी कमेटी की सिफारिशें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो मैं नहीं लेके आया, जो इम्पोर्टेंट थी वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब बात करते हैं साथियों रॉबर्ट्स रिपोर्ट की, है ना, रॉबर्ट्स कमेटी की, रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट की। तो इसकी देखो कमेटी, सबसे पहले कमेटी का गठन 1957 में। ये भी सार्वजनिक पुस्तकालयों की संरचना पर विचार करने और सलाह देने के लिए डॉक्टर एस.सी. रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसमें 1959 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्न सिफारिशें
थी। तो सिफारिशें हम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि इस कमेटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक पुस्तकालयों की संरचना पर विचार करने और सलाह देने के लिए। तो यह इस कमेटी की स्थापना का उद्देश्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट्स कमेटी, और कब इसकी स्थापना हुई थी, रॉबर्ट्स कमेटी कब नियुक्त की, 1957 में। किसकी अध्यक्षता में, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। और इसने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद में यानी 1959 में प्रस्तुत की थी। उसमें जो सिफारिशें थी वह भी इम्पोर्टेंट सिफारिशें थी। तो सबसे पहली सिफारिश की बात करें तो काउंटियों और काउंटी नगरों, महानगरीय नगरों और लंदन शहर को पुस्तकालय प्राधिकरण बने रहना चाहिए। परिषदों को पुस्तकालय प्राधिकारी नहीं रहना चाहिए। अन्य मौजूदा पुस्तकालय प्राधिकारियों को न्यूनतम वार्षिक व्यय के अधीन शक्तियों की निरंतरता के लिए आवेदन करने का अधिकार होना चाहिए, बशर्ते कि पुस्तकों पर न्यूनतम वार्षिक व्यय 5000 यूरो या जनसंख्या के प्रति व्यक्ति 2 शिलिंग जो भी अधिक हो। चौथी इसकी सिफारिश थी साथियों, चौथी और अंतिम, गैर काउंटी नगर और शहरी जिले जो वर्तमान में पुस्तकालय प्राधिकारी नहीं हैं, उन्हें वे के समान मानदंड और न्यूनतम 50,000 की आबादी के अधीन मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होना चाहिए। क्योंकि साथियों आजकल क्या है, डायरेक्ट कमेटी की डेट तो हर कोई याद रख लेता है, लेकिन आजकल या तो उसका उद्देश्य पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है कि उसने कौन कौन सी सिफारिशें की, कौन सी सिफारिश किस कमेटी से संबंधित है। अभी हाल ही में भी जो है एग्ज़ाम्स में देखने को मिला था क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं जो है इम्पोर्टेंट जो सिफारिशें थी वह आपके सामने लेके आया हूँ। तो सारी जो इस कमेटी की 4 सिफारिश है, पहले वाले की 3 सिफारिश है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर दे सको। अब है 1964 का अधिनियम, है ना। तो अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूके की, है ना। तो 1964 का अधिनियम देखो कैसे आया था, रॉबर्ट्स रिपोर्ट। अभी हमने कौन सी रॉबर्ट्स रिपोर्ट पढ़ी थी, तो रॉबर्ट्स रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही सार्वजनिक पुस्तकालय और संग्रहालय अधिनियम लागू हुआ था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सार्वजनिक पुस्तकालय और संग्रहालय अधिनियम जो कब लागू हुआ था साथियों, यह 1964 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है ना। कब लागू हुआ था ये सार्वजनिक पुस्तकालय और संग्रहालय अधिनियम 1964 में यह लागू हुआ था। तो कौन सी कमेटी की सिफारिश पे, रॉबर्ट्स रिपोर्ट की सिफारिशों पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें साथियों ब्रिटिश पुस्तकालय अधिनियम, किसकी, ब्रिटिश पुस्तकालय अधिनियम की। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ब्रिटिश पुस्तकालय अधिनियम की। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ब्रिटेन में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के कामकाज पर नज़र रखने हेतु थॉमस पेरी, तो साथियों अब ध्यान रखना है, थॉमस पेरी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, थॉमस पेरी की। थॉमस पेरी जो कमेटी थी किससे संबंधित थी, तो ध्यान रखना ये शैक्षणिक जो है, शैक्षणिक से संबंधित है ना। और शैक्षणिक में भी किससे, तो विश्वविद्यालय से, किससे, विश्वविद्यालय से, यह ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ शैक्षणिक हो तो शैक्षणिक से, ऑप्शन में शैक्षणिक नहीं हो के विश्वविद्यालय, विद्यालय और कॉलेज हो तो विश्वविद्यालय से, इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो थॉमस पेरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसने 1967 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो पूछा जा सकता है कि थॉमस पेरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी उसने रिपोर्ट तो 1967 में, जिसमें एक ब्रिटिश राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की सिफारिश की थी। तो जो अब आपने कई बार पढ़ा होगा थॉमस पेरी कमेटी 1967 किससे संबंधित है, विश्वविद्यालय से, है ना। वहीं आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि शैक्षणिक से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट थी साथियों कि जिसमें एक ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की किस कमेटी ने सिफारिश की थी साथियों, तो कौन, क्या आंसर होगा, थॉमस पेरी, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अब तक यही पढ़ा होगा कि थॉमस पेरी विश्वविद्यालय से संबंधित है। अब अगर ऑप्शन में ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी आता था तो आप बिल्कुल गलत करके आते, थॉमस पेरी को कतई नहीं करते, क्योंकि आपने थॉमस पेरी क्या पढ़ा है साथियों, विश्वविद्यालय, है ना। तो आप तो यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करोगे थॉमस पेरी को, लेकिन थॉमस पेरी की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वह ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना से संबंधित थी।
तो साथियों, अगर मेरा जो प्रयास है आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक और कमेंट तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप किया करो साथियों, है ना। आगे देखो, द ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 पास हुआ, है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ, द ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 पास हुआ और यह 1 जुलाई 1973 से लागू हुआ। तो आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि द ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972, ये तो लगभग कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब बच्चों को पता है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 में आया था, है ना। या ये भी पूछता है द ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कौन से वर्ष, तो कौन से वर्ष पास हुआ था, 1972 में, है ना। और इसके अलावा यह कब लागू हुआ था, तो यह आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 1973 से यह जो है लागू हुआ था साथियों। आगे बात करें तो देखो, ब्रिटिश लाइब्रेरी का निर्माण डेंटन रिपोर्ट और ब्रिटिश लाइब्रेरी अधिनियम 1973 के पारित होने के उपरांत पूर्व की ब्रिटिश संग्रहालय लाइब्रेरी, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी और नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी फॉर साइंस और तकनीकी तथा बीएनबी को मिलाकर बनाई गई थी। तो साथियों, यहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 कर लेना, है ना, हो सकता है वो लिखने में हो गया। ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 के पारित होने के बाद, है ना, उसके पारित होने के बाद में, और किसकी रिपोर्ट को, डेंटन रिपोर्ट के आधार पर, डेंटन रिपोर्ट, है ना। ब्रिटिश लाइब्रेरी का निर्माण किसकी रिपोर्ट के आधार पे हुआ था, डेंटन रिपोर्ट, है ना। उस कमेटी ने, किसने, पेरी कमेटी ने सिफारिश करी थी, लेकिन सिफारिश करने के बाद भी एक डेंटन नामक एक व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जिसने 1973 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पे जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी का निर्माण हुआ था। तो अगर यह पूछा जाए कि ब्रिटिश लाइब्रेरी का निर्माण किस रिपोर्ट पे, तो डेंटन रिपोर्ट के आधार पे। वहीं अगर पूछा जाए कि कौन सी कमेटी ने जो है ब्रिटेन में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु सिफारिश की थी, तो कौन सी कमेटी आएगी, पेरी कमेटी। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है, नोट डाउन इसको करके रखना है, नहीं तो भूल जाओगे। अब आगे बात करें साथियों, तो इसकी जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना 4 प्रकार की लाइब्रेरी को मिला के हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में डायरेक्ट देखे, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली ब्रिटिश संग्रहालय लाइब्रेरी, दूसरी है नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी, तीसरी है नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी, और चौथी है बीएनबी यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी को मिलाकर बनाई गई थी। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान रखना है, चारों का चारों नोट डाउन कर लेना, ऐसे के ऐसे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे यूएसए में पुस्तकालयों का विकास, तो इसका जो अपन नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप लोग अगर चाहते हैं अधिक से अधिक कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, और मैं कल डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि इसका जो सेकंड पार्ट है शेष बचा हुआ, वो आगे वाले वीडियो में कंप्लीट पार्ट आपके लिए लेके आऊँ। साथियों, वीडियो अच्छा लगा, मेरा प्रयास अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। और साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप जल्द मिलेंगे एक और नए शानदार वीडियो में।